तो ये पाखंड नहीं चलेगा इस देश के अंदर। अगर लोकतंत्र में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनकी अलग अलग जिम्मेदारी भी है। आप सांसदों को गाली दे सकते हैं, आप आजाद हैं, आप बुरी से बुरी गाली दे देते हैं सांसदों को, लेकिन वो सांसद किस पार्टी का है किस पार्टी का नहीं है। लेकिन इस देश में सांसद बनने के लिए 20-20 लाख 15-15 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खड़ा होता है और मेजोरिटी का वोट लेके आता है। कम से कम वो इतनी मेहनत करके वहां पहुंचता है जिसको आप रोज सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं इन्होंने गलत किया, इन्होंने ये गलत किया, इन्होंने वो गलत किया। इस देश की ब्यूरोक्रेसी में कितनी मेहनत करके लोग आईएएस और पीसीएस बनते हैं। रोज आप स्ट्रिक्चर पास कर देते हैं, रोज कोर्ट में बुला के आप उन्हें जलील करते हैं, लेकिन क्या आपको कोई जलील कर सकता है कि नहीं कर सकता कि जो आप कर रहे हैं पिछले 50 साल से? क्योंकि आप महान हैं, आप अल्लाह मियां हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे, आप करप्ट नहीं है, आप मिले हुए नहीं है। जो सवाल उठाएगा आप उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डराइए। राजस्थान का चुनाव हुआ, राजस्थान के चुनाव के समय इस देश का एक पीआईएल माफिया है, फिक्सर। हमने भी जिंदगी दिल्ली में 27 साल गुजारी है, गलियारों में। उस फिक्सर ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली कि भारत सरकार ने ये जो राफेल खरीदे हैं इसमें बड़ा करप्शन है। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली और उसको पूरे समय तक रोज खबरें लीक होती रही। और कमाल देखिए कि राजस्थान विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया, दूसरे दिन एक फैसला कोर्ट से आया कि राफेल में कोई गड़बड़ नहीं है और क्लीन चिट दे दी। वही लोग चोरी के डॉक्यूमेंट से दोबारा गए कि हमें रिव्यू पिटीशन डालनी है, लेकिन साथ साथ लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर एक्सेप्ट कर ली। आप पार्टी हैं क्या? जज साहब अगर पार्टी हैं तो काला कोट उतारिए और इनके बीच में खड़े होकर जीत के दिखाइए। ये काले कोट जिसपे इस देश का जिसका यकीन है, जिसके प्रति सम्मान है देश में, आप उसका मिसयूज मत कीजिए। आप में दम हो राजनीति करिए जाकर के। वही लोग जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, चोरी के डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनकी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ गया है। तो पहले आपने क्लीन चिट किस लिए दी थी? क्योंकि आपका उस पार्टी का एजेंडा पूरा हो गया था, वहां सरकार बदल गई थी, आपने क्लीन चिट दी थी। और रोज खबरें आती हैं, आज ये कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट राफेल कैसा होना चाहिए इस पे भी एक्सपर्ट है, ये निकाह पे भी एक्सपर्ट है, ये मस्जिद पे भी एक्सपर्ट है, लेकिन जिस चीज पे होना चाहिए था उसके अलावा सब चीज पे एक्सपर्ट है। अब वो मुकदमा चल रहा है, अब उसकी सुनवाई चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर उन्हें गलतफहमी थी कि राजस्थान के बाद क्लीन चिट देने के उनको लगा कि अब दे देना चाहिए क्योंकि मेरा काम हो गया, इस बार आपका काम नहीं होने वाला। भारत के संविधान में 14 मई 1954 को एक खामोशी के साथ एक फ्रॉड हुआ और वो फ्रॉड ये था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आपने एक आदेश दिलवाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मना किया कि ये इलीगल आदेश है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, लेकिन क्योंकि उस वक्त तो वो सर्वे सर्वा थे, उनको जवाबदेही तो उनकी किसी की थी नहीं। जिस एक आदमी के प्रति जवाबदेही थी उनको भी उन्होंने अपनी पार्टी तोड़ने की बात तक कह दी। प्रधानमंत्री कैसे बने ये इतिहास का मामला है, उसमें मैं नहीं जा रहा। आपने एक आदेश दिलवाया और वो आदेश हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 35A के नाम से जाना जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 साल से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ये आर्टिकल 35A है क्या? ये एक अलग बात है कि मैं उस बदनसीब 3 लोगों में से एक हूं जिसने वो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली है। और इस 4 साल के सफर में हम 3 में से 2 रह गए। तो आर्टिकल 35A से मुझे कुछ फायदा होने वाला है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरे बाप दादा कभी कश्मीर भी नहीं गए, मैं भी बहुत नहीं गया, लेकिन आर्टिकल 35A है क्या? क्यों नहीं इस देश में जुडिशरी जो सुओ मोटो इतने काम करती है,
नाली साफ नहीं है। और अभी अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक महान आदेश दिया है, आप सबको पता है। ऐसा आदेश तो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कबूतर की पीठ, पता है आप लोग? मैडम आपने सुना है आपने? अब आप सोचिए कि हम मानवता की उस पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं। हमारा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड यह हो चुका है कि 5th फ्लोर पर कबूतर दाना खाएगा तो 4th फ्लोर पे बीट जाएगी, तो यह बहुत खराब काम है भाई। इसलिए इस पे 3 मेंबर की जज बेंच बनती है और 2 घंटे में फैसला दे देती है कि दिल्ली के अंदर मल्टीनेशनल बिल्डिंग में कोई भी आदमी घोंसला न रखे, क्योंकि आप घोंसला रखते हैं दाना खिलाने के लिए, वो बीट नीचे वालों के करता है, क्योंकि जिसके यहां हुई थी वो एक जज साहब के रिश्तेदार थे। ये कोर्ट हिंदुस्तान की, जिसे आप बहुत महान मानते हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है इस देश के अंदर। इस देश में जुडिशियल माफिया जिस तरह से काम कर रहा है उसका आपको अंदाजा नहीं है। और लोकतंत्र का एकमात्र इंस्टीट्यूशन है ये, जो अपने जाने से पहले दूसरे को नॉमिनेट कर जाता है कि अब ये चीफ जस्टिस होंगे। काश ये परंपरा 2014 से प्राइम मिनिस्टर की भी हो जाए। खत्म करें इलेक्शन भाई। लेकिन अपने लिए तो सारी चीजें सेफ हैं, लेकिन संसद से, ब्यूरोक्रेसी से, सबसे आपको सवाल पूछना है, लेकिन आपसे कोई सवाल ना पूछे। आर्टिकल 35A के बारे में भारत की जुडिशरी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया, ये कभी डिबेट नहीं बनी। ये महज इत्तेफाक है कि हम 2-3 साथी थे, हमको पागलपन चढ़ गया और हमको कहीं से पता चला कि ये कुछ गड़बड़ है इसमें। हम में से कोई लीगल नहीं है, मैं भी लीगल बैकग्राउंड का नहीं हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, लेकिन मुझे शक इस वक्त हुआ जब पाकिस्तान में किसी ने मुझसे इसका जिक्र किया। मुझे लगता था इसमें कोई जरूर खुराफात है। तो आप यकीन करें कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बन चुका था, जो होना था वो हो चुका था। फिर ऐसी क्या जरूरत थी कि 14 मई 1954 को एक धारा को जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद थोड़ी बहुत गद्दारी नहीं की आपने उस संविधान की कॉपी में लिखा और 5 आगे की कॉपियों से उड़ा दिया। फिर 10 के बाद मिलेगा आपको, फिर 2 के बाद मिलेगा। ये में आप मान सकते हैं कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी? ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसी लग रही है जैसे इस देश की एक पार्टी की मोहतरमा की डिग्री के बारे में प्रिंटिंग मिस्टेक सुब्रमण्यम स्वामी ने बताई। ये कुछ ऐसी लगती है मुझे तो। जब हमने इसको उठा करके चैलेंज किया तो शायद हमको भी इस बात का इतना अंदाजा नहीं था कि इसका रिपरकशन ये होगा कि हमें अपना एक साथी खोना पड़ा। और पूरे देश में हम कहां नहीं गए, हम कोई सरकारी फंडेड एजेंसी में काम नहीं करते। नौकरी थी वो भी सिंह साहब ने छुड़वा दी। अब मसला यह है कि करें कैसे। ना तो वकीलों को पता था, ना जजों को पता था। पॉलिटिकल पार्टीज तो हमको पागल कहती थी। तो आप यकीन मानिए कि हम पेज पलट पलट के देखते थे कि 35 में लिखा कहां है, बाद में देखेंगे कि वो है क्या। तब हमको पता चला कि 5 एडिशन से गायब है, फिर 6 में है, फिर 4 में गायब है। तो आखिर ये 35A दिया क्यों गया और इसका मकसद क्या था, वो मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि इस देश के साथ एक ही नहीं बहुत से हैं। उसका सिलसिला शुरू हमने भी किया है और करते रहेंगे। उसमें है क्या कि आर्टिकल 35A जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की नजदीकियों का नाजायज आउटपुट है। शेख अब्दुल्ला साहब की दुश्मनी थी राजा साहब से, और राजा के सामने जवाहरलाल नेहरू बहुत बौने हुआ करते थे। लिहाजा हरि सिंह से नफरत के चलते उन्होंने उनका कद छोटा करने के लिए हर जायज नाजायज मांग मान ली। और उसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 35 जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को इस बात की ताकत देती है कि वो किसी को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे और किसी को भी न दे। धारा 370 चुनौती नहीं है देश के लिए। ये धारा 335 जो है कैपिटल ए, ये जम्मू कश्मीर में भारत के लोगों को, जो संविधान में आपको मिला हुआ है ताकत, कि आर्टिकल 360 और 368 इन दोनों में से कोई एक धारा है जो ये कहती है कि भारत की धरती के किसी कोने में भी आप पैदा हुए हो, आप कहीं भी बस सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन वही 360 और 68 में से कोई एक है
कि आपको कश्मीर में बसने के लिए नागरिकता चाहिए, कारोबार करने के लिए नागरिकता चाहिए, शादी करने के लिए नागरिकता चाहिए, और नागरिकता नहीं होगी तो जम्मू कश्मीर राज्य से आप न चुनाव लड़ सकते हैं न वोट डाल सकते हैं। यह आर्टिकल 35 है, जिसको भारत के संसद के किसी सदन में कभी रखा ही नहीं गया, कभी इस पे चर्चा ही नहीं हुई। क्या आपको लगता है, एक एवरेज हिंदुस्तानी को क्या लगता है कि भारत के संविधान में किसी का स्टेटमेंट इंसर्ट कर दिया जाए और वो धारा बन जाए? भारत के संविधान में जितने कानून हैं, जब तक दोनों सदनों की सहमति नहीं मिलती है, उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति होती है, तब जाकर के कहीं होता है। लेकिन यहां तो राष्ट्रपति ने आदेश दिया, बात खत्म हो गई, धारा बन गई और उस पर चुप्पी साध ली, और देश को नहीं बताया कि इसकी वजह से गड़बड़ क्या है, कि ये धारा ही अपने आप में, इसका जन्म ही इलीगल हुआ है, हमने उसकी लीगलिटी को चैलेंज किया है। लेकिन सवाल यह है कि धारा 35 के चाहिए क्यों थी? वो इसलिए चाहिए थी कि जम्मू कश्मीर में, आप सबको पता होगा, भारत विभाजन के समय किस तरीके से वहां से कबायली आए, वहां की फोर्स के लोग थे, वो लोग जो कबायलियों के भेष में थे, फिर सब क्या हुआ और फिर 26 अक्टूबर तक वो कहानी गढ़ी गई। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है, इससे भी ज्यादा खतरनाक काम क्या किया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो उनका संविधान है, जिसको वो अलग से अप्लाई करते हैं, क्योंकि भारत के संविधान की बहुत सारी चीजें वहां एप्लीकेबल ही नहीं है, वहां लागू ही नहीं हो सकती, वहां करप्शन जायज है, करप्शन की इंक्वायरी नहीं हो सकती। तो आपने क्या किया कि कहा कि आप हमको दे तो रहे 1954 से, हम तैयार हैं, लेकिन इसको लागू करने की डेट हम तय करेंगे, और लागू करने की डेट तय की गई 1944, जब भारत गुलाम था। अब ये किसी ने नहीं पूछा, विजनरी प्राइम मिनिस्टर ने भी पूछा, भाई 44 क्यों कर रहे हो? मुझे मगर मैं होता तो मैं कहता 44 मत करो, 632 कर लो, सारी अपनी अंदर की सभी निकाल लो भाई। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे समाज में जो विमर्श होते हैं वो बड़ी तत्कालिक चीजों पे होते हैं, और हम जड़ में क्या है उस पे जाने से बचते हैं, क्योंकि जड़ का अगर पता चल गया तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए समय देना पड़ेगा। तो इतनी बातें क्यों करो, बस पत्तों पे पानी डालो को पेड़ हराए। हम इस मानसिकता में ग्रस्त हैं। लिहाजा हुआ क्या कि आपने 44 की डेट इसलिए रखी कि 23 मार्च 1940 को लाहौर शहर के अंदर करारदाद पाकिस्तान, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास हो चुका था कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो जिनको बनाना था और जो मांग कर रहे थे भारत में, 90% मुसलमान जो पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे वो गए नहीं, वो यहीं रह गए, वो यहीं रह गए। 2-4% चले गए क्योंकि उन्हें दोबारा से चाहिए था पाकिस्तान, इसलिए वो यहीं रुक गए। उस वक्त जिन लोगों को आना था वो सब कश्मीर में आना शुरू हो चुके थे लोग। लेकिन हमारे लोगों में बीमारी है, हमारे लोगों को आदर्श में रहने की एक जिद है। 44 के बाद जब मार काट शुरू हुई तब उन्होंने कहा कि अब हमें चलना चाहिए, और वो 44 के बाद से लेके 45 से लेके 54 के बीच में आ गए, जम्मू कश्मीर में सेटल कर गए। ये सिर्फ 550 परिवार, 5500 परिवार सॉरी वहां आए। लेकिन उस वक्त के लीडर भी आप बता रहा हूं, जिनको हम कहते हैं ना कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीरी पंडितों के बगैर मैं कैसे रहूंगी, अब तक तो रह रही होते थे। ये जो मक्कारी है, इस मक्कारी में ये देश बड़ी जल्दी फंस जाता है। देखो एक महिला के विचार देखो, बेचारी कह रही है कि मैं कैसे रहूंगी। जब इनके अब्बा जान कत्ल करा रहे थे, जब पड़ोसी लोग मार रहे थे, तब ये कहां थी? निकल के आती ना, अब्दुल्ला निकल के आता, फारूक निकल के आता, हुर्रियत निकल के आती, कहते ये कैसे हो सकता है? जैसे इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद गिरी थी तो इस देश का 90% हिंदू बाहर निकल के आया, उसने कहा यह गलत हुआ है। इतनी हिम्मत तो है इस कम्युनिटी में कि उसके लोगों ने गलत किया तब भी लोग खड़े हुए। उसको राजनीतिक तनाजुर में मत देखिए, राजनीतिक पार्टियों को मत देखिए, यह समाज की सोच होती है। लेकिन जिस कहानी की बात आप कर रहे हैं, जिस कश्मीरियत की बात आप करते हैं, जिस कश्यप ऋषि का आप नाम लेते हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। पूरी दुनिया में इतना बड़ा सानहा अपने ही देश में मेजॉरिटी के साथ माइनॉरिटी ने नहीं किया, लेकिन बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि भोपाल में किसी ने अवार्ड नहीं लौटाया, क्योंकि बॉम्बे में कोई बाहर नहीं आया निकल के।
तो वो नहीं आए तो आप भी नहीं आए, और आपने आवाज नहीं दी तो उनकी आवाज आज तक दबी हुई है। दिल्ली की सड़कों पर रहते हैं, आईएनए के बाहर चले जाइए, दिल्ली हाट के बाहर चले जाइए, कोई पान की दुकान कर रहा है, कोई सिगरेट की दुकान कर रहा है, जो वहां बड़े करोड़पति लोग थे। और सिंह साहब कहते हैं कि 3.5 लाख में से 100 लोग भी हथियार उठा लेते हैं तो निजाम मुस्तफा वाले निजाम को ढूंढते रहते हैं। लेकिन मजबूरी यह है, बार बार इस समाज को आदर्शवाद में रहने की आदत है। आपने कश्मीर छोड़ा, आज केरला की वही हालत है, आसाम की वही हालत है, बंगाल की वही हालत है। हम इंतजार कर रहे हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पे कब आएंगे लोग, और जब आएंगे तब मुझे नहीं पता कि आप इसके अंदर शक्ति रहेगी कि नहीं रहेगी। लिहाजा वो तमाम सारे लोग जो 5500 परिवार आए थे, उन लोगों की सोच को मैं कहता हूं, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि वो जो 550 लोग 5500 परिवार आए थे, उसमें से 99 नहीं 110% हिंदू थे। तो आपकी मक्कारी देखिए, शेख अब्दुल्ला महान, फारूक अब्दुल्ला महान, और ये महान, और वहीं से एक महान पैदा हुए थे जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है, अल्लामा इकबाल। आपने 44 के बाद सिर्फ आपकी एक ही मंशा थी कि ये जो परिवार आए हैं, जिनकी गिनती आज की डेट में 7.5 लाख है, वो जम्मू कश्मीर की सड़कों पे टेंटों में रह रहे हैं, ऐसी हालत में रह रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। यहां दिल्ली में तो ह्यूमन राइट वायलेशन की बहुत बात होती है, मानवाधिकारों की बहुत बात होती है, लेकिन कश्मीर में लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। कश्मीर से नेता सिर्फ जो है गुलाबी बाग जाते हैं उस दाढ़ी वाले के पास जो ये कहता है कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, उससे मिलने तो सब जाते हैं। उन कैंपों में कोई नहीं जाता है, लेफ्टिस्ट भी नहीं जाते हैं, सेकुलर भी नहीं जाते हैं, राष्ट्रवादी भी नहीं जाते, कोई जाता ही नहीं है। वो 7.5 लाख लोग इस भारत की सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र के ऊपर एक तमाचा और एक धब्बा है। आजाद भारत में वो 7.5 लाख लोग जम्मू कश्मीर में वोट नहीं दे सकते, खड़े नहीं हो सकते, वहां के राज्य की किसी स्कीम का फायदा नहीं ले सकते, लिहाजा आज भी वो वोट नहीं डाल सकते। उनका कोई रोने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में बंगाल को बरकाती जैसे लोग चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश को आजम खां जैसे लोग चला रहे हैं, और आपके शहर में नाम तो आप ही जैसा है लेकिन वो चला रहे हैं। इसलिए संकट को सिर्फ इतना मत लीजिए कि पाकिस्तान में आपने बालाकोट चले गए और उड़ी चले गए। पाकिस्तान की कोई हैसियत ही नहीं है। आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से देखा है, मैंने 12 साल तक उनके गली मोहल्लों को देखा है, और जहां से पाकिस्तान की सोच पैदा हुई थी, इत्तेफाक से ऊपर वाले ने मुझे पैदा भी वहीं कर दिया। इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो 2 अलग अलग धाराओं की बात कर रहे हैं। 70 साल के अंदर सेकुलरिज्म कहां हवा हो गया? 3,900 दंगे इस देश में, बड़े दंगे हुए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं। तो भाई देश बांटा क्यों था? एक समस्या को सॉल्व करने के लिए बांटा था आपने। लेकिन इतने दंगे होने के बावजूद भी आज ये देश सुरक्षित नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि सेना बॉर्डर पे काम कर रही है, तो सेनाओं का काम होता है बॉर्डर की हिफाजत करना, और बॉर्डर के पार से अगर कोई दुश्मन आता है उसको मारना। मजबूरी यह है कि हम सेना से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे समाज में जो लोग हैं उसको भी सेना मारे। मैं कहता हूं उसको सेना नहीं मारेगी, उससे लड़ना इस समाज की जिम्मेदारी है। लिहाजा क्या हम तैयार हैं? क्या हमने तैयार किया है अपने आप को? और जब आप तैयार होने लगे हैं, कुछ बात करने लगे हैं, आपस में बात करने लगे हैं, कुछ छोड़ा कहीं रिएक्शन तो अभी दिया ही नहीं है। अभी तो सिर्फ इतनी बातें, इतनी तादाद में आप यहां इसलिए बैठे हैं कि आपको लगता है राष्ट्र के सामने कोई खतरनाक चुनौती है। ये बैठना ही कुछ लोगों के लिए परेशानी हो गई है, क्योंकि 70 साल में आपको बताया गया आप गुलाम लोग थे, आपके दादाओं परदादाओं पे हमने रूल किया है, आप तो जाति में बटे हुए थे। भारत 1947 में भारत बना। आपके तमाम वो लोग
जिन्होंने हमारी सदियों की सभ्यता को रौंद डाला, वो इस देश के अंदर सड़कें उनके नाम से बनी हुई हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं, कुंठा के शिकार होते हैं कि जिन्होंने मेरे बाप दादा परदादा को मारा, लूटा, बहन बेटियों की बेइज्जत की, उन लोगों के नाम से इस देश में रोड बनी हुई है। यह सिंबॉलिक होती है। और सिंबल का सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि उत्तर प्रदेश में एक शहर का नाम बदल गया है।